आइए स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर कैसे डेवलप हुआ था। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आशा करते हैं कि आपको पिछला टॉपिक समझ में आया होगा। आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेसिकली कैटेगराइज किया गया है कंप्यूटर को सम डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट। ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट यानी सिस्टम में जो इनपुट होती है, जो भी वैल्यू, टेक्स्ट, डेटा, इमेज, उसके बेसिस पे क्या इमेज है, मतलब डिजिटल सिग्नल्स हैं या एनालॉग सिग्नल्स है, तो व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल्स, व्हाट टाइप ऑफ डेटा, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज बीइंग इनपुटेड इनटू द सिस्टम। एक तो उसके बेस पे कैटेगराइज किया गया, यानी सिस्टम में किस टाइप का डेटा इनपुट किया जा रहा है, वो डिजिटल डेटा इनपुट किया जा रहा है, एनालॉग डेटा या हाइब्रिड डेटा, उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर का कैटेगराइजेशन किया गया है। दूसरा आपका जो टाइप्स में है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है उसकी साइज क्या है, उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी है या उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है, उसके अकॉर्डिंग भी डिफरेंट टाइप के आपके कंप्यूटर्स हैं और इनपुट के अकॉर्डिंग भी आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट जो टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हैं वो है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इनको अभी हम वन बाय वन एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर पढ़ेंगे। उसके बाद आपका साइज के बेसिस पे क्या है आपका माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स हम रेगुलरली अपनी लाइफ में जो एक इंडिविजुअल पर्सन यूज करता है, जैसे उसका डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, ये या फिर मिनी लैपटॉप्स हो गए, तो ये क्या होगा, ये माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। यानी सिंगल यूजर होता है बेसिकली आपका माइक्रो कंप्यूटर। वो आपका पर्सनल कंप्यूटर हो गया या पर्सनल लैपटॉप हो गया, वो मिनी आपका माइक्रो कंप्यूटर हो गया। मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर्स से ज़्यादा साइज में बड़े होते हैं, नहीं ये स्पीड में बड़े होते हैं, ये मल्टी यूजर सपोर्ट होते हैं, ये मल्टी यूजर सपोर्ट करते हैं और इनसे फास्ट होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर से इनकी वर्किंग फास्ट होती है, तेज़ होती है मिनी कंप्यूटर्स की आपकी, ठीक है। नेक्स्ट होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इनकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और इस पे एक साथ 300 लोग एक साथ साइमल्टेनियसली, 300 से ज़्यादा लोग एक साथ काम कर सकते हैं साइमल्टेनियसली एक साथ एक सिस्टम पे। एक सिस्टम पे 300 से ज़्यादा लोग साइमल्टेनियसली एक साथ काम कर सकते हैं किस पे, मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम से। उसके बाद आपका आता है सुपर कंप्यूटर। इसको सबसे फास्ट कंप्यूटर बोला जाता है। इसको क्रिटिकल प्रॉब्लम, जो बहुत क्रिटिकल मतलब बहुत ज़्यादा कठिन प्रॉब्लम्स होती हैं, उन टाइप के सिस्टम्स को, उन टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सुपर कंप्यूटर होता है। इसकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू मेन फ्रेम, ठीक है। सुपर कंप्यूटर को सबसे तेज कंप्यूटर भी बोलते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले अब हम इसके बाद पढ़ते हैं कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, इट्स यूजेस इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। तो 3 तरह के कंप्यूटर हमने आपको बताए थे, एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग सिग्नल्स के बेसिस पे काम करते हैं। अब आप कहेंगे एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, तो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं कंटिन्यूअस सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स होते हैं क्या होते हैं, कंटिन्यूअस सिग्नल्स जो होते हैं वो एनालॉग सिग्नल होते हैं। अब कंटिन्यूअस सिग्नल का मतलब क्या होता है कि जैसे आप अगर आप बाइक चलाते हैं तो बाइक में देखते होंगे आप, स्पीडोमीटर है वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, स्पीड कम हुई तो आगे पीछे होता रहता है, स्पीड बढ़ी तो फिर वो आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। अब इसी तरीके आपका ये हो गया एनालॉग सिग्नल है। या फिर आपका थर्मामीटर होता है, तो एक तो अब तो डिजिटल थर्मामीटर आने लगे हैं, नहीं तो पहले क्या होता था आपका वो पारे वाला थर्मामीटर आता था, उसमें आप देखते थे कि ह्यूमन बीइंग उसको अगर
ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर मापना हो तो आपका उसमें जो पारा होता है वो अपने आप, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो अप हो जाता था, टेम्परेचर लो है तो अपने आप डाउन हो जाता था। ये क्या है, कंटिन्यूअस सिग्नलिंग कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी मीटर। पहले आप देखते, अब तो डिजिटल मीटर्स आ रहे हैं, पहले जो मीटर्स होते थे उनमें क्या होता था, नंबर्स होते थे, तो अंदर ये राउंड राउंड टाइप का एक पूरा व्हील होता था, वो व्हील घूमता था। जब उसका एक साइकिलिंग पूरा होता था तो आपको मीटर में जो नंबर होते थे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते थे, वो आपके मैकेनिकली चेंज होते थे नंबर्स, ठीक है। तो वो आपको होते हैं कंटिन्यूअस। एनालॉग कंप्यूटर्स बेसिकली कंटिन्यूअस डेटा के साथ मैनिपुलेशन करते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स, ओके। लिखा है व्हेन कंप्यूटर यूजेस डेटा विच इज इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस चेंजिंग फिजिकल क्वांटिटी। अब आपने देखा है जो स्पीडोमीटर होता है गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, वो या तो बढ़ता रहता है या घटता रहता है, यानी वो आपने स्पीड कमी तो वो घटता हुआ उसका दिखाई दिया, स्पीड बढ़ी तो बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। उसके आपके एनालॉग कंप्यूटर्स के बेसिकली जो सिंपल है आप एक मान सकते हैं, जैसे स्पीडोमीटर हो गया या थर्मोमीटर हो गया, ये एक सिंपल एग्जांपल है एनालॉग सिग्नल या एनालॉग क्वांटिटीज कैसे आप मेजर करते थे। अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स की। दीज आर द कंप्यूटर्स विच यूज डिस्क्रीट और फिक्स डेटा एज इनपुट। इसमें फिक्स डेटा होता था। डिस्क्रीट डेटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल में जैसे 0 या 1 यूज होता है। 0 या 1, 0 मीन्स नो सिग्नल, 1 मीन्स सिग्नल, ठीक है, 0 एंड 1। दीज 2 डिजिट्स, डिजिटल डेटा में 2 ही डिजिट यूज होती हैं, 0 और 1। दीज आर द बाइनरी डिजिट्स एंड आर यूज इन कंप्यूटर टू रिप्रेजेंट एनी डेटा। टूडेज कंप्यूटर्स आर ऑल डिजिटल कंप्यूटर्स। आज के डेट में जितने भी कंप्यूटर्स वो सभी डिजिटल कंप्यूटर हैं, ठीक है। ऑल कैटेगरीज आर कंप्यूटर्स आर यूज नाउ ए डेज। डिजिटल कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर्स आजकल वो सब डिजिटल डेटा ही यूज करते हैं, डिस्क्रीट सिग्नल्स ही यूज करते हैं। थर्ड वन इज योर, आपका डिजिटल कंप्यूटर्स में आप लैपटॉप ले लीजिए, अपना पर्सनल डेस्कटॉप ले लीजिए, ये सब डिजिटल कंप्यूटर, ये जो चीज़ दिखाई दे रही है डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल है, ओके। नेक्स्ट इज हाइब्रिड कंप्यूटर। द कंप्यूटर्स दैट इनकॉर्पोरेट द फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर नोन एज हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी ऐसा कंप्यूटर जो दोनों तरह के डेटा से डील करे, इसमें एनालॉग सिग्नल्स भी एज ए इनपुट यूज हो और डिस्क्रीट सिग्नल भी एज ए, या डिजिटल सिग्नल भी एज ए इनपुट यूज हो। इस तरह के कॉम्बिनेशन को आप हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब इसका एग्जांपल होता है, अगर आप देखें इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपका एक कार्डियोग्राम होता है। कार्डियोग्राम होता है, इसमें क्या होता है बेसिकली, द नेम सजेस्ट दीज कंप्यूटर्स हैव अ फीचर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर एंड एनालॉग कंप्यूटर टू। इसको बोलते हैं एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम machine used in hospital in a best example of hybrid computer as it has capability to accept heart beats। ये आपकी जो धड़कनें हैं, हार्ट बीट्स है, उसको एज ए इनपुट एक्सेप्ट करता है, ठीक है, कंटिन्यूअस डेटा में। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट, वो उसको प्रोसेस करता है, मैनिपुलेट करता है, एंड रिप्रेजेंट्स एज सम डिजिटल आउटपुट। कार्डियोग्राम जो होता है वो आपका एक ECG रिपोर्ट्स जिसे बोलते हैं आप, उसमें देखिए हार्ट बीट्स की कुछ सिग्नलिंग रिपोर्ट्स वो आपको जनरेट करता है। तो बेस्ट एग्जांपल आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज लेआउट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर। लेआउट मतलब होता है एक तरह का खाका, एक तरह का आउटपुट, एक लेआउट, एक बनावट का पूरा डिजाइन। लेआउट मतलब एक पूरा ओवरऑल डिजाइन, कैसे एक कंप्यूटर सिस्टम का होता है, लेआउट क्या, उसका खाका क्या 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 डिजाइन पैटर्न है, वो आपका आ जाएगा लेआउट में। तो टूडेज डिजिटल कंप्यूटर्स कैन बी कॉन्सेप्चुअली एंड फिजिकली डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं उसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं, वो तो उन्हीं 3 मेन पार्ट्स से काम करता है। पहला इनपुट यूनिट, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट
सिस्टम आपका कुछ इनपुट लेगा यूजर से या प्रोग्रामर से। यूजर्स हम और आप हो सकते हैं, प्रोग्रामर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं वो उनसे वो इनपुट लेगा। इनपुट किसकी हेल्प के साथ लेगा? जो आपकी इनपुट डिवाइसेस हो, चाहे वो कीबोर्ड हो या माउस हो या कोई एनी अदर इनपुट डिवाइस हो, ठीक है ना। वो कैमरा भी हो सकता है, माइक भी हो सकता है जिससे आप बोलते हैं, तो वो इनपुट डिवाइस होता है। तो इनपुट डिवाइस से सिस्टम इनपुट लेता है और उस इनपुट को वो मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट मतलब प्रोसेस करता है। अब उसका प्रोसेसिंग मैकेनिज्म, टेक्निक वो इंटरनली कैसे डिजाइन किया, कैसे उसको करना, वो ऑलरेडी उसमें डिफाइंड होता है, डिजाइन होता है सब कुछ। वो सारा जो इनपुट आपने किया वो इनपुट को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आपको एक फाइनल रिजल्ट देगा, वो रिजल्ट ही आपका आउटपुट है, ठीक है। तो जो डिजिटल कंप्यूटर बेसिक इसी 3 फिनोमेना पे काम करता है। इसको मेन 3 कंपोनेंट्स में है कि अगर सिस्टम है तो वो कुछ इनपुट लेगा, वो प्रोसेस करेगा, आउटपुट आपको प्रोड्यूस करेगा। जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग आपकी बात सुनेगा, समझेगा, प्रोसेस करेगा। फिर जैसे आपने कोई क्वेश्चन किसी से पूछा तो क्वेश्चन आ जाना, इनपुट काम करेगा, फिर उस क्वेश्चन को वो समझेगा, समझने के बाद जो आपको आंसर देगा डैट विल बी द आउटपुट इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसे कंप्यूटर सिस्टम, आपने कंप्यूटर कुछ इनपुट किया, वो उसको प्रोसेस करेगा और उसका आपको कुछ आउटपुट देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब इसका जो मेन लेआउट है वो ये चीज़ है। कंप्यूटर जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है उसको मेन जो कंपोनेंट्स हैं, मेन जो डिजाइन स्ट्रक्चर वो ये फॉर्म है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हमने आपको बताया था इनपुट डिवाइस होती है, इनपुट यूनिट होती है। ये इसकी मेन सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कॉन्सेप्ट है। मेन प्रोसेसिंग यही होती है। अब ये जो मेन प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जो सीपीयू होता है, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है वो अरिथमेटिक यानी अंकगणितीय काम एवं लॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करता है। एंड कंट्रोल यूनिट क्या होती है? वो सारे इनपुट, आउटपुट और कैलकुलेशन मेथड्स को मेमोरी एक्सेस डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है, तो जहाँ पे स्टोर होता है वो मेमोरी कहलाती है। उस मेमोरी से कौन सा डेटा लेना है, कौन सा डेटा स्टोर करना है। मेमोरी में डेटा राइट भी होता है और डेटा रीड भी होता है। तो ये राइट का है ये डेटा, ये रीड है। तो डेटा रीड हो रहा है, डेटा राइट हो रहा है, तो वो सारा काम कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है। अब जब आपने अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट पूरा प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेगी तो कुछ ना कुछ आउटपुट रिजल्ट होगा। वो आउटपुट रिजल्ट या तो जाके हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगा या फिर उस आउटपुट को हम किसी डिवाइस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर लें या मॉनिटर पे उस रिजल्ट को हम शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है ना। वो हम कहाँ दिखाएंगे? आउटपुट डिवाइस पे। और उसके रिजल्ट को हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं? हमारी सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क में। और ये आपकी मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट में आपका, जिसे आप कहते हैं बेसिकली रैम का कॉन्सेप्ट है। जो रैम होती है आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी, वही आपकी मेन मेमोरी होती है। उसी मेमोरी में सीपीयू प्रोसेसिंग पर्पज़ के लिए यूज होता है और इस मेमोरी में डेटा फॉर ए शॉर्ट टाइम के लिए होता है, थोड़े समय के लिए होता है, ठीक है। तो आई थिंक सो इनपुट यूनिट पूरी प्रोसेसिंग यूनिट है, ये पूरा प्रोसेसिंग यूनिट है। दिस इज योर आउटपुट यूनिट, ठीक है। आपको समझ में आया होगा ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर के। डिजिटल कंप्यूटर में ये ब्लॉक डायग्राम यानी ये इनपुट डिवाइसेस होती हैं यहाँ पे, ये इनका पूरा प्रोसेसिंग सिस्टम होता है और ये आपका आउटपुट यूनिट होती है, ठीक है। अब देखिए इन एक एक यूनिट की बात करते हैं। तो मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रो दिया था। यहाँ पे देखते हैं कि इट इज़ द यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम थ्रू विच वी की इन द डेटा इनसाइड कंप्यूटर सिस्टम, यानी इनपुट यूनिट के थ्रू हम डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के इनसाइड करते हैं यानी इनपुट करते हैं। दिस यूनिट ब्रिज द गैप बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, यानी यूजर ही इनपुट डिवाइस के थ्रू जो भी डेटा या जो भी कुछ आपको टाइप करना है, क्लिक करना है, या आपको जो भी इनपुट प्रोवाइड करना है आप इनपुट डिवाइस की हेल्प से ही प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए जो इनपुट डिवाइस है वो यूजर है, यूजर और सिस्टम के बीच में क्या होता है? एज ए ब्रिज है। ये आपका एज ए ब्रिज है, ठीक है।
यानी कम्युनिकेशन का माध्यम है। नेक्स्ट है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस इज योर CPU, दिस इज योर CPU कॉन्सेप्ट। ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। दिस इज a main actual computer in the computer system. This unit of digital computer system comprise of various sub units which are responsible for actual processing, जो मेन काम करते हैं एक्चुअल प्रोसेसिंग इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मेन प्रोसेसिंग करते हैं आपका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और CPU को ही आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या कहा जाता है, ब्रेन। द CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हैज बेसिकली 3 मेन सेगमेंट्स विच टेक केयर ऑफ इंडिविजुअल टास्क। हर एक यूनिट अपना एक इंडिविजुअल, एक अपना सिंगल टास्क करती है जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सिर्फ अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन ही परफॉर्म करेगी। अरिथमेटिक मतलब अंगणितीय ऑपरेशन होगा या लॉजिकल ऑपरेशन होगा, वही परफॉर्म करेगी। कंट्रोल यूनिट क्या होगा, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे उन ऑपरेशंस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे इनपुट लेना है, कैसे मेमोरी से डेटा रीड करना है, कैसे मेमोरी से डेटा राइट करना, वो सारा कंट्रोल काम होगा। अब मेमोरी यूनिट किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डेटा को होल्ड करने के लिए और डेटा को फेच करने के लिए, यानी और एक रनिंग स्पेस प्रोवाइड करवाती है जहाँ पे आप पूरा कंप्लीट प्रोग्राम आपका रन होता है या प्रोसेस होता है, और आपका टेम्परेरी रिजल्ट जहाँ पे स्टोर किया जाता है, टेम्परेरी रिजल्ट जहाँ पे स्टोर किया जाता है वो आपकी मेमोरी होती है, जिसे हम रैम कहते हैं। तो ये बेसिकली ये तीनों पार्ट मिलके आपके CPU का निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं CPU में ये तीनों पार्ट्स होते ही होते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है उस ब्रेन में ये तीनों चीज़ें होती हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। डेटा को रखना भी तो पड़ेगा प्रोसेसिंग करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो क्या कह रहा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, दिस सेगमेंट ऑफ CPU, दिस segment of CPU is responsible for all sort of mathematical, logical and textual processing। अंकगणितीय, लॉजिकल एवं टेक्सुअल। टेक्स्ट मतलब जो भी आपने इनपुट किया है टेक्स्ट, जैसे आपको कोई लेटर राइट करना है तो वो भी एक तरह का आप कीबोर्ड से इनपुट करेंगे तो वो प्रोसेस करके उसको प्रॉपर ऑर्डर करेगा, एक फॉर्मेट में सेट करेगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दिस यूनिट ऑफ CPU इज एक्चुअली परफॉर्मिंग द एंटायर प्रोसेसिंग इन द कंप्यूटर सिस्टम, यानी जो आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है वही आपकी एक्चुअल प्रोसेसिंग करता है लगभग आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम में। अब कंट्रोल यूनिट की वर्किंग क्या है, एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, जब आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट प्रोसेसिंग कर रहा होता है, मैनिपुलेशन कर रहा होता है, एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग इनसाइड कंप्यूटर सिस्टम थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज मतलब कौन सी एक्टिविटी कब होगी, किस समय होगी, किस समय इनपुट होगा, किस समय डेटा फेच होगा, किस टाइम रिजल्ट जनरेट होगा, कब क्या करना है, वो सारा का सारा काम कौन करेगा, आपका कंट्रोलिंग ऑफ प्रोसेसेस कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है कंट्रोलिंग ऑफ प्रोसेसेस को। एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड। कंट्रोल यूनिट as the name suggests is responsible for controlling all activities going inside the computer system। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सबको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबल कंट्रोल यूनिट की ही है। ठीक है ना, ऑल द एक्टिविटीज इज बीइंग इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम टू कंट्रोल बाय द कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट इज memory unit। data when processed inside computers, data जब कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस किया जाता है, required to be stored at some place, कहीं ना कहीं डेटा को हमें स्टोर करना पड़ता है। जब हमें डेटा प्रोसेस करना तो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है, तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए हमको क्या चाहिए होती है, मेमोरी। तो मेमोरी यूनिट इज अ प्लेस inside the CPU where data get stored, यानी CPU के अंदर मेमोरी यूनिट होती है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। एंड रिट्रीव्ड
एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेस एंड यूजेस। रिट्रीव का मतलब होता है फेच करना, रीड करना, पढ़ना, ठीक है ना। तो जब भी कंप्यूटर को ज़रूरत होती है तो वो वहाँ से डेटा रिट्रीव कर लेता है अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस नीड। जैसी ज़रूरत होगी उसी के अकॉर्डिंग वो डेटा वहाँ से रीड करता रहेगा, रिट्रीव करता रहेगा, फेच करता रहेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर वी हैव वन मोर इम्पॉर्टेंट यूनिट दैट इज एक्सटर्नल्स टू द सिस्टम एंड इट नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये हमने तीनों पॉइंट्स कहाँ पढ़े? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। ये तीनों आपके सीपीयू के अंदर ही होते हैं, ठीक है। अब सीपीयू से अलग हटके जो थोड़ा सा होता सीपीयू से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन सीपीयू का पार्ट नहीं है। सीपीयू इसके सहायता से काम करता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है या सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होती है। दिस यूनिट स्टोर्स डेटा एक्सटर्नली टू द कंप्यूटर्स। एक्सटर्नली मतलब कंप्यूटर्स में एक्सटर्नली एक बाह्य रूप से डेटा को स्टोर करती है। दिस इज आल्सो नोन एज मास स्टोरेज डिवाइस विच कैन स्टोर डेटा इन लार्ज वॉल्यूम ऑन परमानेंट बेसिस। यानी बहुत मात्रा में ये डेटा को स्टोर कर सकता है। यानी आपका जो रैम होती है वो आपकी 4 GB यानी 2 GB 4 GB 8 GB तक, लेकिन जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो 500 GB या फिर 1 TB 1 टेराबाइट 1 TB टेराबाइट यानी 1024 GB को आपको 1 टेराबाइट बोलते हैं। यानी इतना डेटा आप 1024 GB यानी या यूँ कह सकते हैं 1 टेराबाइट डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में बेसिकली आपकी क्या आती हैं? फ्लॉपी डिस्क हैं, CD रोम्स हैं, मैग्नेटिक डिस्क हैं, या फिर आपकी USB आजकल USB आ रही हैं। आपका फ्लॉपी डिस्क आउटडेटेड हो गया है और CD रोम्स भी लगभग आपकी आउटडेटेड हो चुकी हैं। आज की डेट में आप USB यूज कर रहे हैं, ब्लू रे डिस्क यूज कर रहे हैं। USB यानी पेन ड्राइव जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप यूज कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड प्रोसेसिंग स्पीड। इससे पहले अभी हमने पढ़ा था ना क्लासिफिकेशन, जब हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे तो उसमें एक था साइज एंड प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को बांटा गया, उसके अलग अलग टाइप हैं, ठीक है। तो आपने माइक्रो कंप्यूटर्स पढ़ा था, मिनी कंप्यूटर्स पढ़ा था, मेन फ्रेम पढ़ा था, सुपर कंप्यूटर पढ़ा था। आइए इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? माइक्रो कंप्यूटर दे आर द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, एंड यूज माइक्रो प्रोसेसर्स एज देयर मेन कंपोनेंट। यानी जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर्स यूज होते हैं, ठीक है। और ये माइक्रो प्रोसेसर्स कंप्यूटर्स आप क्या होते हैं, कौन से हैं ये? जैसे आपके डेस्कटॉप हैं या लैपटॉप है, ये आपके माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर्स होते हैं। यानी इन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, ठीक है। ये सिंगल यूजर बेस्ड होते हैं। इन अ कंप्यूटर सिस्टम टूडेज कॉमनली यूज कंप्यूटर, जो आज की डेट में कंप्यूटर यूज हो रहे हैं वो आपके क्या हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स। उसमें कौन कौन से आते हैं? डेस्कटॉप आते हैं और लैपटॉप्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर्स आर बिगर इन साइज देन माइक्रो कंप्यूटर्स। इनकी साइज माइक्रो कंप्यूटर से बड़ी होती है। द प्रोसेसिंग स्पीड, काम करने की क्षमता जिसे आप कह सकते हैं प्रोसेसिंग स्पीड, यानी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने की क्षमता इनकी ज़्यादा होती है। 5 टाइम्स फास्टर, 5 गुना ज़्यादा होती है किससे? माइक्रो कंप्यूटर से, यानी इससे जो पहले हमने पढ़ा। दे हैव बिगर मेन मेमोरी, इनकी मेन मेमोरी भी आपकी माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है, ठीक है। बहुत सारे आप मिनी कंप्यूटर्स हैं, उसमें आपके फॉर एग्जांपल जैसे कि सिंक्लेयर है, सिंक्लेयर ZX81 है, ZX80 है एंड ZX स्पेक्ट्रम है। तो ये आपने इनको सुना भी नहीं होगा, बस इनको सिंपली आप याद कर लीजिए। अब बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो व्हाट आर द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, उनकी बात करते हैं। तो देखिए मेन फ्रेम जो कंप्यूटर्स होते हैं
दीज आर वेरी लार्ज कंप्यूटर्स विद ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। ये आपके बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, और इनकी स्टोरेज क्षमता बहुत होती है और इनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत हाई होती है। दे अलाउ 128 यूजर्स टू वर्क साइमल्टेनियसली। एक साथ 128, इससे पहले मैंने बताया था आपको 300 से ऊपर, लेकिन 128 यूजर्स ही हैं। तो 128 यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पर। ये कंप्यूटर्स यूज कहाँ पे होते हैं? तो दीज कंप्यूटर्स यूज इन एप्लीकेशन विच रिक्वायर नेटवर्किंग, कनेक्टिविटी, मल्टीपल माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर्स। नेटवर्किंग का मतलब होता है जैसे कहीं लैब में आपने सर्वर बनाया हुआ है, 400, 500, 2000, 4000 सिस्टम एक साथ कनेक्ट हैं, तो वहाँ पे आप मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज करेंगे। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स को अगर आपको एक साथ ऐड करना है तो उन पे काम करने के लिए आप मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज करेंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के एक दो एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल है डेक 1090, ICL सीरीज़, IBM 370 सीरीज, ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, अलग अलग मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सुपर कंप्यूटर्स की। What are the supercomputers? They are highly sophisticated computer systems. These systems use multiple microprocessors. इन कंप्यूटर्स में कई सारे प्रोसेसर्स यूज होते हैं। एंड पैरेलल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। पैरेलल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होता है जैसे ना किसी काम को करने के लिए एक ही काम को करने के लिए 4 आदमी लगा दिए जाएंगे तो वो काम फास्ट होगा। ठीक है, और एक ही आदमी अगर उस काम को करेगा तो वो काम स्लो करेगा, उसको काम करने में टाइम लगेगा। जब एक ही काम को 4 आदमी करेंगे तो काम करने को कम लगेगा। तो पैरेलल मतलब एक साथ कई सारे प्रोसेसर यूज होते हैं सिंगल वर्क को करने के लिए। ठीक है, तो मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर्स यूज होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर में, स्पीड को फास्ट करने के लिए, काम को फास्ट करने के लिए। ठीक है, दीज सिस्टम्स आर यूज एप्लीकेशन इन विच वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा मैनिपुलेशंस होता है या कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा टफ होती हैं, वहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स का यूज होता है। दीज सिस्टम्स आर यूज इन एप्लीकेशन इन विच वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आर नीडेड टू बी डन इन एप्लीकेशन वेयर टाइम फैक्टर इज क्रिटिकल, जहाँ ये टाइम फैक्टर का एस्पेक्ट हो, यानी कि इतने समय में ये काम करना ही करना है। जैसे वेदर फॉरकास्टिंग होता है, ठीक है ना, अंतरिक्ष में कोई डेटा मैनिपुलेशंस होता है, किसी ग्रह तक का डेटा प्रोसेसिंग है, वो जो स्पेस से रिलेटेड जो डेटा होते हैं, या फिर आपका वेदर फॉरकास्टिंग होती है, इस तरह का जो डेटा होता है वो सब आपका किसके थ्रू करवाया जाता है? सुपर कंप्यूटर्स उस तरह के डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, दीज सिस्टम्स कैन परफॉर्म 10 to power 12 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। आप काउंट कर लिए 10 to power 12 कितना होगा, इतने ऑपरेशंस को वो पर सेकेंड में कर सकता है विद 100% एक्यूरेसी, यानी कहीं कोई गलती नहीं होगी, 100% सही, गलत बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जांपल ऑफ सुपर कंप्यूटर क्रे सीरीज है, नेक SX3 है, IBM 3090 है एंड परम। दिस इज़ द इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ये परम इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये हमने पढ़ा। आइए पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की। तो आप लोग मोस्टली जानते होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या खास बात है कंप्यूटर की, वो कौन कौन सी खास बात है कंप्यूटर की जो उसको इतना इम्पोर्टेंट बना देता है। तो पहला है एक्यूरेसी, स्पीड, स्टोरेज, डिलीजेंस एंड वर्सैटिलिटी।
तो एक्यूरेसी, आप एक्यूरेसी के बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर्स ऑलवेज गिव 100% एक्यूरेट रिजल्ट, इट नेवर गिव रॉन्ग रिजल्ट, रॉन्ग रिजल्ट फ्रॉम कंप्यूटर आर द रिजल्ट ऑफ आइदर रॉन्ग डेटा या इनकरेक्ट प्रोसीजर। अगर आपने कंप्यूटर गलत डेटा दिया होगा तभी वो गलत रिजल्ट देगा, या फिर आपने गलत प्रोसीजर फॉलो किया होगा तभी वो गलत रिजल्ट देगा, नहीं तो वो हमेशा 100% सही रिजल्ट देता है। स्पीड, आपको पता है एक कैलकुलेटर आप उसको 8 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन दे दीजिए, वो बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर देगा। और ह्यूमन बीइंग है, उसको करेंगे तो उसको ह्यूमन बीइंग को टाइम लगेगा, ठीक है। वो सेकंड्स में क्या, सेकंड के 10वें हिस्से में कर देता है। तो प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट, इट कैन परफॉर्म ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज इन सेकेंड्स दैट वुड रिक्वायर मैनी डेज इफ़ डन मैनुअली। अगर हम मैनुअली करेंगे तो हमको हो सकता है 2-4 दिन लग जाए, लेकिन वो सेकंडों में ही बड़ा से बड़ा मैनिपुलेशन परफॉर्म कर देता है। कौन? कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट इज योर दैट इज स्टोरेज। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर इज़ वेरी वास्ट। बहुत ज़्यादा डेटा आज की डेट में एक कंप्यूटर सिस्टम आपका 1 TB तक, आपने नाम GB सुना होगा, 2 GB 3 GB की मेमोरी चिप्स आती हैं, तो वो स्टोरेज कैपेसिटी है। एक एक्सटर्नल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, TB होती है, टेराबाइट बोलते हैं इसको, टेराबाइट बोलते हैं। 1024 GB जो होता है वो आपका 1 टेराबाइट के बराबर होता है, 1 TB के बराबर होता है, ठीक है। तो एंटायर लाइब्रेरी आर अराउंड 1000 बुक्स ऑफ डिफरेंट साइज कैन बी स्टोर इन फ्यू सीडीज। आपको पता है एक छोटी सी CD में आप 1000 बुक्स का रिकॉर्ड रख सकते हो, 10,000 बुक्स का रिकॉर्ड आप अलग अलग 2 CD में रख सकते हो। तो कहने का मतलब है जो कंप्यूटर सिस्टम है वो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, वो आपके होल लाइफ के डेटा को स्टोर करके रख सकता है और वो भूलेगा भी नहीं। जब भी आप उसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या, वो भूल जाता है। इसलिए कहते हैं जो कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी वो बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा है। और डिलीजेंस, कंप्यूटर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग मशीन, कंप्यूटर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग मशीन विच मीन्स दैट इट्स एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी डज नॉट गो डाउन बाई इट्स यूजेज। ऐसा नहीं आपने इसको 4 घंटा यूज कर लिया तो ये आपके तरीके से सुस्त हो जाएगा, ढीला हो जाएगा कि नहीं अब नहीं काम कर पाऊँगा, मैं थक गया हूँ, नहीं, ये लगातार काम करता रहेगा बिना थके और इफ़ेक्टिवली करेगा और एफिशिएंसी के साथ करेगा, यानी प्रभावी रूप से और एफिशिएंसी के साथ करेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। ड्यूरिंग लॉन्गर वर्किंग पीरियड, यानी एक लंबे समय तक ये सही तरीके से काम कर सकता है, उसके रिजल्ट पे कोई फर्क या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वर्सैटिलिटी, computer is very versatile machine. It means that use of computer is not restricted to any single application or a single field. Computer are used almost every field and walk of life. This characteristics are known as versatility. यानी ऐसा नहीं है आपने कंप्यूटर को सिर्फ अकाउंटिंग सेक्शन में यूज कर लिया, आप ट्रांसपोर्टेशन में या बैंकिंग में या फिर मेडिकल लाइन में या स्पेस में नहीं यूज कर सकते हैं। आप कंप्यूटर को आज की डेट में हर एक फील्ड में यूज कर सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, चाहे आपका मेडिकल फील्ड हो, चाहे आपका बैंकिंग का सेक्टर हो, किसी या इंजीनियरिंग के सेक्टर में हो, तो किसी भी फील्ड में आप कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और जितना ज़्यादा हो सके मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो है एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर्स, ये हमारा इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 1 का 3rd पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका, उसको आप उसके बाद हमारा ये 1st चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इसी के साथ आप लोगों को मेरा नमस्कार।